नमस्कार। समाचार प्लस झारखंड बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एकजुट हो गए हैं और एक एक करके सारे राजनीतिक दल जो हैं घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और जनता से वादे कर रहे हैं। अगर हम घोषणा पत्र की बात करते हैं तो अगर कुछ पार्टियों की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, बात करें कांग्रेस की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जहाँ पर उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञान की बात की है। ज्ञान कहने का मतलब जी से जी से गरीबों की बात करती है, वाई से युवाओं की बात करती है, ए से अन्नदाता यानी किसानों की बात करती है, वहीं पर एन एन यानी नारी शक्ति यानी महिला की बात करती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें नारी नारी की बात कर लें, किसान की बात कर लें और युवाओं की बात कर लें, तो सारी बातों का जिक्र किया गया है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें कांग्रेस ने 5 न्याय की बात करती है, 25 गारंटी की बात करती है, वहीं पर 300 से ज़्यादा कांग्रेस ने वादे किए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। तभी अभी जो समाचार प्लस की टीम है वो लगातार धरातल पर उतर रही है और लगातार जनता की राय जान रही है कि जनता क्या कुछ कहती है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। और जैसा कि अभी यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए भैया, आप सबसे पहले हम आपसे बातचीत करेंगे। जैसा कि यहाँ पर पिछले 10 साल से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल। अब अगला चेहरा किसे देखना चाहते हैं आप? एक बार और नरेंद्र मोदी जी को हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है अभी, बहुत से कार्य हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है। फिर भी एक बार चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ही हमारे भारत का प्रधानमंत्री एक बने। बार फिर से क्यों, क्या कुछ कारण है? कारण जो राष्ट्र की मजबूती है वो अच्छी तरह से दिला सकते हैं। और जो भी देखा जा सकता है शिक्षा का जो स्तर है राज्य में भी या देश में भी स्तर उस क्वालिटी का नहीं रहा है, तो उसमें सुधार करने का जो अभी नया पैटर्न लागू किया है तो उसे क्रियान्वित करने में समय लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी का सरकार यहाँ बने और युवाओं को एक सुनहरा मौका प्रदान करे और बेरोजगारी का जो अभी कहर है उसे निपटाने में अब की बार जो ये कारगर साबित होंगे, ऐसा हमें भरोसा लग रहा है। इसी उम्मीद से पुनः हम लोग इन्हें सरकार बनाने के लिए इच्छुक हैं। तो देश भर में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही चेहरे हैं और कोई चेहरा नहीं है देश में? देखिए, एक बार तो हम चेहरे तो और भी हैं, जैसे योगी है ना, दूसरा चेहरा जो है योगी है हमारे नज़रों में। और अभी तो मोदी, मोदी से चाहेंगे कि ये जो बेरोजगारी है उसे दूर करें और कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और जो नारी की जो उत्थान का बात किए हैं उसके विकास में भी वो अहम योगदान निभाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। और यही उम्मीद के साथ हम उन्हें पुनः देखना चाहते हैं। चलिए ठीक, साहब से फिर से जुड़ेंगे। और भी कुछ युवा हैं यहाँ पर। देखिए, आप लोकसभा चुनाव है, आप वोट देने जाएंगे? जी, बिल्कुल जाएँगे। जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके माइंड में क्या कुछ रहेगा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने जाएंगे? युवाओं को लेके माइंड में रहेगा सबसे पहले, क्योंकि हम खुद ही एक युवा हैं और बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी इस आलम पे आ गया है कि अभी हर एक घर-घर में जाइए, परेशानी वही है। तो केंद्र सरकार में जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, वो तो लगातार कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। उनका जो अभी पत्र जो जारी हुआ है, उसमें आप संकल्प पत्र, उसमें देख सकते हैं युवाओं के लिए क्या लिखा हुआ है। उन्होंने तो ज्ञान की बात की है, जी से जैसे कभी हमने बताया कि जी से गरीबी, वाई से युवा, ए से अन्नदाता यानी किसान और एन से नारी। तो युवाओं की तो बात तो कह रहे हैं। कह रहे हैं, लेकिन वो 10 साल पिछले जो आप देख चुके हैं, उसमें आप स्थिति देख ही लीजिए। सब चीज़ में प्राइवेटाइज़ेशन होते जा रहा है, तो सरकारी नौकरी तो एकदम लगभग ना के बराबर ख़त्म हो जाता है। अब तो हमको लग रहा है ऐसा स्थिति हो जाएगा कि कुछ दिन में यूपीएससी को भी कर देंगे प्राइवेट। आप आइए, आईएएस बनिए, आप ठेका में रहिएगा। चलिए, प्राइवेटाइजेशन की आपने बात करी है, तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर हम जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार को आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? अगर मान लीजिए प्राइवेटाइजेशन ये चलती रहेगी तो आप केंद्र सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे इसको लेकर? प्राइवेटाइजेशन चलती रहेगी तब तो फिर और ज़्यादा महंगाई आज का देख ही रहे हैं। जहाँ पे 40,000 रुपये सैलरी है, उसको प्राइवेटाइजेशन करके आप 10,000 कर दे रहे हैं, 4 आदमी को दे रहे हैं। ठीक है, 4 आदमी को नौकरी मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन वो 10,000 में अभी चलेगा भी नहीं। बहुत स्थिति खराब है, जो महंगाई अभी बढ़ते जा रही है। ये भैया तो कह रहे थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी फिर से आना चाहिए। आना चाहिए, वो अपने राय से अनुसार से बोल रहे हैं, लेकिन मुझे अपने अनुसार थोड़ा सा उसमें दिक्कत लग रहा है। देश में और कोई चेहरे दिख रहे हैं आपको जो कि प्रधानमंत्री के लायक हो? नहीं, अभी तो वैसा कुछ चेहरा नहीं है। तो आपका भी कहना है नरेंद्र मोदी? जी।
क्यों? फिर तो आप अभी कह रहे थे कि रोजगार नहीं दे रहे वो। रोजगार में सुधार करें, रोजगार के लिए तो हम यहाँ पे भी मौका दिए हैं कांग्रेस को और जेएमएम को। इसमें भी छलावा ही हुआ है 5 साल। 5 साल में ऐसा प्रॉपर एक एग्जाम नहीं हुआ है जो क्लियर हो। पीजीटी का आप देखिए, पीजीटी का मिला, लेकिन उसमें भी छलावा तो बहुत है। अंदर का बात सबको ही पता होगा, क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उम्र निकलते जा रहा है, यहाँ आदमी पढ़ाई करते करते थक जा रहा है और जो पैसा है दे के निकल जा रहा है। ठीक से आपसे फिर से जुड़ेंगे, आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे। जैसा कि यहाँ पर अभी नरेंद्र मोदी यहाँ पर 15 नवंबर जो झारखंड स्थापना दिवस था, 15 नवंबर को नरेंद्र मोदी यहाँ पर खूंटी आए थे, जहाँ से उन्होंने आदिवासी हित की बात कही थी और देश भर के आदिवासियों को 24,000 करोड़ की सौगातें दी थी। क्या लगता है, देश की केंद्र सरकार जो है आदिवासियों को लेकर बात करती है? करती है, लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका सरना धर्म कोड अभी तक लागू नहीं हुआ। उनका खुद का भी पहचान नहीं मिला है कि हम आदिवासी हैं। तो बस इससे पता चलता है कि आदिवासी उनको अभी समर्थन नहीं करने वाले हैं इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। तो केंद्र सरकार तो कहती है कि वो आदिवासियों के हित में हमेशा काम करती आई है। वो बस कहने भर की बातें हैं, पेपरबाजी है और कुछ नहीं। आदिवासी सब समझते हैं कि कितना ध्यान उनका रखा जा रहा है। सरना धर्म कोड आज बाहर है, उनकी कोई पहचान नहीं है। जल जंगल जमीन आज सुरक्षित नहीं है। हंसदेव काटा जा रहा है, जंगल में आग लग रही है। तो युवाओं के कुछ मुद्दे हैं, जैसा कि अभी रोजगार का मुद्दा उठाया, प्राइवेटाइजेशन की बात कही, एक युवा ने यहाँ पर सरना धर्म कोड का भी मुद्दा उठाया, और भी यहाँ पर युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप इस लोकसभा चुनाव में वोट देने जाएंगे? बिल्कुल। क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपके माइंड में? मुद्दा रहेगा कि जो अभी वर्तमान जो सरकार है, एनडीए की सरकार, इसी को यथावत रखा जाए। क्योंकि इनका जो पिछला कार्यप्रणाली जो रहा है, इनके पहले जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उनसे ये बेहतरीन इनका कार्यप्रणाली था। जहाँ तक प्रश्न लोग कहता है कि प्राइवेटाइजेशन की बात, तो प्राइवेटाइजेशन चूँकि एक इकोनॉमी जो है एक प्रक्रियारत है, ठीक है। जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जो है गवर्नमेंट, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ही 1991 में लाई थी। आपको पता होगा एलपीजी जो था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये इकोनॉमी का एक प्रक्रिया है। पहले वो रहता है क्या सरकार के अधीन, उसके बाद पुनः उसको फिर प्राइवेट की ओर उसको मूव किया जाता है, ठीक है। आप किसी भी डेवलप कंट्री को देखिएगा तो उसका जो इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर ही भागता है, ठीक है। आप फाइनली देखिएगा विकास जो अंतिम पड़ाव जो रहता है, हम लोग की क्या देखते हैं, विकास अंतिम चाहिए हमको। तो विकास आप किसी भी ये विकसित राष्ट्र में देखिएगा, विकसित राष्ट्र में अंततः वो प्राइवेटाइजेशन की ओर ही भागता है। चाहे फाइनली आप देख लीजिए ये चाइना, चूँकि एक वो साम्यवादी देश है, फिर भी वहाँ आप देखिएगा प्राइवेटाइजेशन है, क्यों? तो कहीं न कहीं और जैसे जहाँ तक बात है इसका पिछला कार्यप्रणाली का, तो इसका जितना भी संकल्प पत्र इसके पिछले जैसे 370 था, राम मंदिर था, ठीक है, और यूसीसी था, ठीक है। यूसीसी पर तो हालांकि हमको लगता है कि वो अगला कार्यकाल में उसको भी इम्प्लीमेंट कर ही देगा। तो जो उसका कोर इशू था एनडीए गवर्नमेंट एंड विशेष तौर पर बीजेपी का, उन सभी कार्यों में उन्होंने कर दिया। 370 को लोग बहुत ही ईजिली लोग ले रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 370 अगर कांग्रेस गवर्नमेंट कभी थोड़ा सा छेड़ती भी ना, तो पूरे देश में आग लग जाता, जैसा उसका माइंडसेट था। लेकिन यहाँ 370 हटा तो एक ठो मच्छर भी नहीं मरा, ठीक है। तो इससे लगता है कि सरकार जो बिल्कुल ही सख्त है। और ऐसे ही भले थोड़ा सा बहुत तो बेरोजगारी पर समस्या है, थोड़ा बहुत, ये नहीं कहते पूरी तरह से है। क्योंकि बेरोजगारी आज नहीं, आप बेरोजगारी का दर देखिएगा, ये 4 से 14 के बीच में इसके तुलना में ज़्यादा बेरोजगारी था। और 3-4 विषय और भी देखना होगा, जैसे आपका एक ठो जैसे आपका ये वैश्विक जो समस्या आया था, कोरोना समस्या छोटा मोटा समस्या तो था नहीं, ठीक है। इसके बावजूद जो है आप देखिए महंगाई को कितना यथावत बनाए हुए रखा है, ठीक है। लोग कहते हैं कि पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया, हम दावे के साथ कहते हैं कि यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट होता है ना, तभी 150 रुपये पेट्रोल होता। जैसा कि यहाँ पर विपक्ष हमेशा ये कहती आती है कि केंद्र सरकार जो है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में जो अभी काबिज है केंद्र सरकार में, वो हमेशा राजनीति करती है धर्म के नाम पर। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, एक धर्म के नाम पे जो कहा जाता है ना, वो जातिगत या धर्म के आधार से लड़ा के और वोट अर्जित कर रहा है, ये गलत है। जिसका सोच, युवाओं का सोच या फिर बुजुर्गों का सोच, महिलाओं का सोच एक अलग दायरे पे रहता है, और वो धर्म पात से ऊपर उठ के मतदान करता है और एक अच्छा नेता का चयन करता है, जो देश के अच्छा नेतृत्व, उनके नेतृत्व में अच्छा देश का प्रगति हो, विकास हो, इस सोच के साथ मतदान करता है लोग। तो सरकार को चाहिए कि धर्म और जाति से ऊपर उठ के कार्य करे, और जो भी लालछन लगता है उसे दरकिनार करना चाहिए उन लोगों को।
और खरा उतरना चाहिए, और जो प्राइवेटीकरण का बात होता है उसे निराधार करना चाहिए, और जो जितने वैकेंट खाली हैं उसे भरने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, तब बेरोजगारी समाप्त होगा। ऐसे नहीं समाप्त होगा कि हम इतने रोजगार देंगे, 1 करोड़ देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, कहने मात्र से नहीं होता है। उसको क्रियान्वित करना होगा, ज़मीनी स्तर से उसको लागू करना होगा, बहाल करना होगा, तब जाके यहाँ बेरोजगारी समाप्त होगा। अभी देखिए, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव है, तो जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री की बात कर लें, रक्षा मंत्री की बात कर लें, या फिर और भी मंत्रियों की बात कर लें, केंद्रीय मंत्रियों की, वो जहाँ भी जा रहे हैं वो वहाँ पर राम मंदिर को भुना रहे हैं। तो ये तो धर्म की राजनीति हुई। देखिए, एक आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है, और इसमें लोग का मानना है कि धर्म का एक केंद्र बिंदु है। राम भगवान सबका पुरुषोत्तम पुरुष कहा जा सकता है, और आदर्श के रूप में उसे मानते हैं। और बरसों से वहाँ पे बाबर का जो कब्जा रहा, उन्होंने तोड़ा मंदिर को, तो पुनः उन्हें स्थापित किया। तो एक लोगों का सोच है कि जो दूसरे के धर्म के द्वारा कब्जा किया गया था, उसे पुनः अपने धर्मों का जो हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं वो अच्छा मान रहे हैं। इसीलिए हर जगह उनका नाम हो रहा है कि भाई राम मंदिर का निर्माण करवाया है, जो बाबर ने तोड़ा उसे मोदी ने बनवाया है, ऐसा लोगों का कहना है। इसीलिए हर जगह उसका बोल चल रहा है। चलिए, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि विपक्ष हमेशा ये मतलब आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार में जो भी काबिज होते हैं, जैसे कि अभी 2014 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं, जैसे कि 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ वैसा काम कर देते हैं कि मतदाता उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। जैसा कि अभी राम मंदिर भी जनवरी में राम मंदिर रामलला का प्रतिष्ठापन किया गया, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, वो काम पूरा हो गया था और रामलला झोपड़ी में थे और बन गया है, तो उसको तो उद्घाटन करना उचित ही था, क्योंकि कितना दिन उसको रोक के रखते। जब बन गया है तो उसको उद्घाटन कर दिए, उचित ठीक किए। और वैसा नहीं है कि केंद्र सरकार धर्म के नाम पे ही राजनीति करती है। एक मंत्री है बीजेपी के, नितिन गडकरी, वो बोले हैं पूरा क्षेत्र में हम प्रचार के लिए ही नहीं जाएंगे। काम करते हैं, काम किए हैं, तो उनको जाना ही नहीं। विपक्ष तो कह रही है कि राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से हुआ भी नहीं और उसका उद्घाटन कर दिया गया। गर्भगृह कंप्लीट हो चुका था, और गर्भगृह कंप्लीट हो गया था तो वहाँ भगवान स्थापित कर दिए, तो वो तो अच्छा ही हुआ। गर्भगृह खाली नहीं रहना चाहिए कभी भी। अगर मंदिर का गर्भगृह स्थापित हो चुका है तो वहाँ भगवान को स्थापित कर ही देना अच्छा रहता है। चलिए, हम आपसे जुड़ना चाहेंगे, जैसा कि जो भी अभी जैसे कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी वो लगातार वो महिला विकास की बात करती है, तो महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है अभी तक? ऐसा तो रांची की राजधानी मतलब झारखंड की राजधानी रांची में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पर अगर जो भी यहाँ से सांसद बन के आए तो गरीब लड़कियों के लिए जो राजधानी में आके पढ़ना चाहती है उनके लिए कम से कम 200-300 बेड मतलब 200-300 बेड वाला एक सस्ता या फिर फ्री हॉस्टल बनवा दे, ताकि हर कोई लड़की राजधानी में आके पढ़ सके। बस सर यही चाहते हैं। आप वोट देने जाइएगा लोकसभा चुनाव में? हाँ जाएंगे। क्या कुछ मुद्दा लेकर जाइएगा आप? मेरा मुद्दा वही होगा, शिक्षा होगा, रोजगार होगा, और खासकर जो लड़कियां नहीं पढ़ पाती है, जो राजधानी में आके पढ़ना चाहती है और ये महंगाई के कारण नहीं पढ़ पा रही है, तो बस उसी चीज़ को हम फोकस करते हुए वोट देंगे नेक्स्ट। तो अभी जो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है वो सारा कुछ कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता हमको। नहीं कर रही है? नहीं, आप प्रधानमंत्री के चेहरे पे आप किसको देखना चाहते हैं आप? नेक्स्ट हम केजरीवाल जी हैं, उनको देखना चाहते हैं। केजरीवाल तो अभी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। वो है नहीं, आरोप में है, सिर्फ ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन हमको मोदी जी से अच्छे वो लगते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम जुड़ना चाहेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है वो कहती है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो एकदम गांव के अंतिम व्यक्ति तक जाती है। आपको क्या कुछ लगता है ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। आज देखिए पीएम किसान योजना जो प्रधानमंत्री का चल रहा है, साल भर में 2-2 हज़ार करके 3 बार आती है, 6,000। आज वही किसान आज देखिए कृषि कर रहा है, सिंचाई कर रहा है, अगर बिजली उपयोग कर रही है तो उसका भी बिजली बिल उसको चुकाना पड़ रहा है। आज 6,000 में क्या होगा? आज फसल का दाना भी ठीक से नहीं हो पाता है। धान हो गया, बाकी फसलें जितने भी है, खरीफ है, रबी है, जायद फसलें हैं, सबका ढंग से बीज भी नहीं आ पाता है। मोदी जी सबको 2-2 हज़ार देखिए एक ठगने का काम कर रहे हैं किसानों को। आज प्रत्येक किसान आज देखिए बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, समाज से मिलेंगे कि फांसी लगा के मर रहे हैं, कर्ज का दबाव है, बहुत सारा दबाव है, जो किसान नाखुश है आज। तो आप क्या कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार को किस तरह की योजनाएं लानी चाहिए ताकि देश का विकास हो पूरी तरह से? केंद्र सरकार से मैं यही कहूँगा कि किसानों की ज़मीनी स्तर को समझे कि उनका क्या
दुख है, क्या तकलीफ है, कहाँ उनका स्थिति खराब है। ये 2-2 हज़ार रुपये साल में 3 बार दे देने से उनका जीविका और स्थिति नहीं सुधरने वाला है किसानों का। तो उनको थोड़ा और स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाए। आप इस चुनाव में आप वोट देने जाएंगे आप? जी, जी, बिल्कुल जाऊँगा। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप अभी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से आप काफ़ी खफा हैं। तो आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप किसको देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री के चेहरे में एक बार राहुल गांधी जी को मौका देना चाहिए। भले आज क्यों लोगों क्यों को मौका पसंद देना नहीं है, चाहिए? क्योंकि युवा हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर उतरेंगे तो मोदी जी से कुछ तो बेहतर कर ही पाएंगे। मतलब आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप? हाँ, हाँ, एक मौका देना चाहते हैं उनको। कुछ युवाओं को का ये भी कहना है कि राहुल गांधी को भी एक बार मौका देना चाहिए और एक्सपेरिमेंट के तौर पर हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें छन कर निकल कर सामने आए। और भी कुछ युवा हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप लोकसभा चुनाव में आप वोट देने जाएंगे आप? जी, ज़रूर जाएँगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपके माइंड में, क्या कुछ बातें चल रही होंगी और उन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? जी, मेरा पहला मुद्दा युवाओं के लिए रहेगा और रोज़गार के लिए रहेगा, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ और बेरोज़गार हूँ। आपके कहने का मतलब है अभी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो रोजगार नहीं दे रही है। दे रही है, लेकिन जो पहले निरंतर वैकेंसियाँ आती थी, सब में कम होती जा रही है। जैसे किस किस सेक्टर में कमी आ गई है? रेलवे है, बैंकिंग है और भी बहुत सारे प्राइवेट ये सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में, जो निरंतर कम होती जा रही है। हर ये सेक्टर में वैकेंसियाँ कम होती जा रही है। तो आप केंद्र सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? कहेंगे कि आप प्राइवेटाइजेशन कीजिए, ठीक है, लेकिन जो वैकेंसियाँ हैं उसको निरंतर रखिए, उसके बाद धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि आप इन्वायरमेंट के लिए जीरो कार्बन न्यूट्रल के लिए 2070 रखें तो अचानक आप प्राइवेटाइजेशन करने से नहीं ना होगा, धीरे धीरे ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम एक योजना की बात करेंगे, मनरेगा की। मनरेगा के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। हाँ जी, जान रहा हूँ। मनरेगा केंद्र सरकार की योजना है। ये गाँव वो इस योजना के तहत केंद्र सरकार कहती है कि हम गाँव में उन लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं जिनकी मतलब आय मतलब उस तरीके का नहीं है। तो क्या लगता है, मनरेगा ये कारगर है गाँव में? हाँ, कुछ हद तक कारगर है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि यह मनरेगा जो है एक क्या कहे, कम समय के लिए ही उनको रोज़गार मिल पाता है। उसके बाद वो 100 दिनों तक हाँ, मिलता है। बिल्कुल, उसके बाद फिर वो बेरोज़गार हो जाते हैं और फिर अपने काम धंधे की तलाश में तितर-बितर हो जाते हैं। यही कहना चाहते हैं कि एक ऐसा मुहिम लाएँ, ऐसा योजना लाएँ जिससे जो ये श्रमिक हैं, जो मज़दूर हैं, कुछ दिन बाद मज़दूर दिवस आने वाला है, तो मज़दूर लोग एक अच्छे डिपेंडेंट हो पाएँ, जो साल भर 365 दिन उससे घिरे रहें। यही कहना चाहेंगे। देखिए जी, मनरेगा के बारे में आप कुछ बोलना मनरेगा चाहेंगे? अगर कारगर रहता है तो पलायन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। पलायन हर एक जगह आप देखिएगा, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, ये उड़ीसा, ये सब स्टेट से पलायन करके जाता है इधर उधर काम करने, चेन्नई, तमिलनाडु। वो सब घर से बाहर रह रह के दिहाड़ी मजदूर काम करता है। अगर वही मनरेगा को थोड़ा सा मजबूत किया जाए और वहाँ साल में जो 100 दिन है गारंटी वो लोग को काम देना है, उसको कुछ बढ़ा दिया जाए तो ये पलायन का भी मुद्दा कुछ कम हो जाएगा। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने श्रमिक न्याय का भी जिक्र किया है। क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो श्रमिकों के लिए काम करेगी वो? कांग्रेस की सरकार हमारे स्टेट में है, वो तो नहीं दिख रहा है अभी। मतलब कहने का मतलब है कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकती है। नहीं, वैसा रहता तो सबसे ज़्यादा, अभी देखिए इतना मिनरल है झारखंड में, वैसा रहता तो यहाँ का तो लेबर पलायन करके कहीं नहीं जाता काम करने, खुद उसको यहाँ रोजगार मिल जाता है। इतना सारा मिनरल्स रहते हुए भी यहाँ के जो मजदूर है उनको बेरोजगार रहना पड़ रहा है या फिर कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, ये तो दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। देखिए, केंद्र की बीजेपी सरकार हमेशा महिला विकास की भी बात करता है। तो क्या महिलाओं को लेकर सरकार कुछ काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है? ऐसा कुछ तो हमको दिख नहीं रहा है। और जैसे महिलाओं के लिए एक उज्ज्वला योजना है यहाँ पर। उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस सिलेंडर दिया जाता है। तो ये कारगर है ये योजना? हाँ, कुछ हद तक है, बहुतों को मिला है और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, और भी हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसा कि एक बच्चा जब पेट में होता है उस समय से लेकर एक आदमी की जब मृत्यु होती है उस समय तक के केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं। आपको भी शायद जानकारी होगी। तो क्या लगता है, उन योजनाओं का असर है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से वो राज कर रहे हैं, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं? नहीं, देखिए, ये योजना तो ऐसा नहीं कि 2014 के बाद ही आया है। ये योजना जो है आपका 1952 से ही शुरू हुआ। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि 2014 के बाद आई हैं। तो क्या लगता है इन योजनाओं की वजह से ही नरेंद्र मोदी मतलब इतने मतलब लोगों के फैन बने हुए हैं?
देखिए, इसका हम अपने तरीके से जवाब देंगे। 2014 के बाद एकमात्र जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, वो आया। बाकी पहले भी था, लेकिन उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट जो है मैंने धरातल में उतने बेहतर तरीके से नहीं होता। जैसे हम एक चीज़ उदाहरण दे रहे हैं आपको, स्वच्छ भारत मिशन जो है, ऐसा नहीं कि 2 अक्टूबर 2014 में आया है। ये स्वच्छ भारत मिशन इसके पहले भी था, लेकिन आम जनता को कैसे हमको मतलब मोटिव करना है, ये जो है ये गवर्नमेंट में विशेष ये है, ठीक है। कोई भी कार्य को कैसे मतलब धरातल में उतारना है और बेहतर तरीके से करना है, ये कार्य तो जो है इस गवर्नमेंट विशेष तौर पर मोदी जी पर, ठीक है, ये काम मतलब ये शैली इन पे है। और थोड़ा सा बेरोजगारी पर बात करना चाहेंगे, और ये इस गवर्नमेंट का बात थोड़ा सा कहेंगे कि ऐसा मैंने काम हो कि थोड़ा सा सभी क्षेत्र का समायोजन होकर काम होना चाहिए। जैसे झारखंड जो है थोड़ा पिछड़ा राज्य है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रख करके, ठीक है, जैसे एक तो करप्शन जो है यहाँ पर जो है, अभी जैसे देखिए कोई भी वैकेंसी जो है परीक्षा नहीं होता है, उसके पहले ही पता चल जाता है कि नहीं सो सीट बुक हो गया है। इसको लेकर केंद्र को आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ये करें, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए नेता लोग को ईडी मार रहा है ना, वैसे थोड़ा सा जो करप्शन कर रहा है उस पर, हाँ, अधिकारी लोग पर भी जो है ईडी और सीबीआई का विशेष नज़र होना चाहिए, और उन लोग को सलाखों के अंदर भेजना, सिर्फ दिखावा नहीं कि लड़का के आंख में धूल झोंकने के लिए कि हाँ जी हम तो ती कर दिए, वैसा नहीं, एकदम उसको पकड़ करके एकदम अंदर करो। अब उसके बाद 10 साल उसके बाद उसको बेल मिलना चाहिए। चलिए, आपने झारखंड की बात करी तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी बात करते हैं। जैसे कि एक योजना है केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री आवास योजना, और झारखंड सरकार में एक योजना है अबुआ आवास योजना। झारखंड सरकार का ये कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो झारखंड में कारगर नहीं है, इसलिए अबुआ आवास योजना लाया गया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो हम इसको इस रूप में नहीं देखेंगे। वो जो कह रहे हैं लेकिन कारगर नहीं हुआ, हम बता रहे हैं, हम अपना गांव की हम बात कर रहे हैं। जब इसके ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना था ना, इसका पूर्व का नाम था इंदिरा आवास योजना, ठीक है। उस इंदिरा आवास योजना का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है। पहले जो है हम ये पूरा तथ्यपरक बात कर रहे हैं, ये हवा में बात नहीं कर रहे हैं। पहले जो है आवास जो आता था 2014 के पहले, साल में अगर 1-2 ठो आता था तो उसमें भी एसटी और एससी को ही प्राथमिकता मिलता था, ठीक है। अभी आप जाके गांव में देख लीजिए, माने प्रत्येक घर में, ठीक है, प्रत्येक घर में कोई ऐसा घर है कि वहाँ तो 2 ठो मिल गया है, ठीक है। अब वो तो भाई गवर्नमेंट आके तो नहीं देखेगा कि भाई कौन 2 ठो ले रहा है 3 ठो, वो कुछ हम लोग को भी इसमें ड्यूटी निभाना होगा, ठीक है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं हमारे गांव में लगभग 100-150 घर बन गया है सिर्फ ये 2014 से 19 के बीच में, ठीक है। तो ये तो मतलब ये कहना कि नहीं सो प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ पर क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ, ये गलत बात है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे। इन्होंने जिक्र किया ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का। झारखंड में भी आप देख पा रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं जिन पर ईडी की दबिश लगातार जा रही है और लगातार कार्रवाई चल रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन यहाँ की जो जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उनका ये कहना है कि ये बीजेपी का एजेंडा है और लगातार मतलब विपक्ष में जो है उन्हीं नेताओं पर लगातार दबिश दिखाई जाती है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो जेएमएम का जो मतलब आरोप है वो गलत है। अगर जो भ्रष्टाचारी रहेगा तो उस पर तो ईडी का छापा पड़ेगा ही ना। देखिए, हर जगह भ्रष्टाचारी पड़ा हुआ है। पहले भी अब जिक्र किए कि भ्रष्टाचार लिप्त पूरा एकदम अधिकारी कर्मचारी से लेके ऑफिसर और यहाँ तक कि राजनेता लोग भी है, तो ईडी का छापा पड़ेगा ही। और जो भ्रष्टाचार रहेगा उसमें ईडी का छापा पड़ेगा। तो ईडी का जो छापा है वो जायज़ है, सब में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जेएमएम में ही केवल हो। तो आपके कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में सारे जितने भी नेता हैं सारे दूध के धुले हैं? नहीं, हम नहीं कहेंगे कि दूध के धुले हुए हैं, उन पर भी ईडी का छापा होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। ऐसा नहीं कि आपसे हम नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आप केंद्र सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार है उस पर निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, और ज़मीनी स्तर पर जो भी कार्य आती है उसे साफ सुथरा तरीक़ा से क्रियान्वित करना चाहिए। जैसे अभी इंदिरा आवास की बात है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार तो दे देती है, पैसा आ जाता है, लेकिन जो कर्मचारी है, वो जो आवास का उपभोक्ता या उसको कहा जा सकता है लाभुक है, उसको पूरा पैसा नहीं मिल पाता है।
कुछ न कुछ कमीशन उसे बटा हुआ रहता है ऑफिसरों में, कर्मचारियों पे। तो इस पे शिकंजा कसने की ज़रूरत है। जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक लाभुक को पूर्ण पैसा नहीं मिल पाएगा और वो सही ढंग से आवास का निर्माण नहीं कर पाएगा या फिर कोई भी कार्य हो सही तरह से क्रियान्वित नहीं कर सकता है। आयुष्मान भारत का आयुष्मान जो कार्ड बनता है स्वास्थ्य विभाग में, उसमें भी बहुत लोचा है। अब डॉक्टर जाइए हॉस्पिटल में भी बहुत दौड़वाता है। तो ये सब दौड़ना ना पड़े, ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए। उसकी निगरानी करने के लिए एक अलग टीम होना चाहिए। सरकार पे इसे विशेष ध्यान देनी चाहिए, तब भ्रष्टाचार अलग होगा, मतलब दूर किया जा सकता है। और इसमें जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि हमें भ्रष्टाचार जो कर रहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुल मिलाकर अब ये समझा जाए कि काफ़ी सारे नकारात्मक चीज़ें हैं, लेकिन फिर से मोदी सरकार। देखिए नकारात्मक कुछ तो, देखिए सब गुण सर्वगुण संपन्न नहीं रहता है। हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी का जो सरकार है वो सर्वगुण संपन्न है, दूध का धुला हुआ है, ऐसा भी नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी मोदी का जो कार्य करने की शैली है वो अच्छा है। राष्ट्र को आगे ले जाने की इस सोच को हम सलाम करते हैं, इसीलिए पुनः उन्हें हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपसे पूछने के बाद खत्म करेंगे कार्यक्रम को। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? जो बात तो एक ठो आया था ईडी का ना, हाँ। तो ये ईडी का जो सवाल है ना विपक्ष का, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, आज हम एक ठो लेख पढ़ रहे थे और ये कोई क्या बोलते हैं स्तंभकार लिखे थे। उनका कहना था कि ईडी जो है ना, ईडी जो छापा मार रहा है वो मात्र 2% पॉलिटिशियन पर, अभी तक जो टोटल जो छापा मारा है उसमें 2% सिर्फ पॉलिटिशियन है, बाकी 98% तो ये है ना, वो तो कोई पार्टी का नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक बात है कि सिर्फ विपक्ष वाला पर ही पड़ रहा है, तो ठीक है, जब गवर्नमेंट आएगा कांग्रेस का, उसमें बीजेपी पर मारेगा, वो तो आम जनता को ही फायदा होगा ना। ठीक है, अभी मारे उसको कांग्रेस वाला पर, चाहे जो भी विपक्ष वाला पर है, लेकिन फाइनली आम जनता को फायदा कैसे होगा कि जब गवर्नमेंट ये कांग्रेस का आएगा उस समय बीजेपी वाला पर पूरा दनादन मारेगा। ठीक है, तो बस यही है। तो हमने युवाओं से बात की, जहाँ पर कई सारी चीज़ें छन कर निकल कर सामने आई, जैसा कि इन लोगों के रोजगार की बात करें, महिला विकास की बात करें, किसान विकास की बात करें, युवा विकास की बात करें। अब देखने वाली बात होगी कि अब जैसा कि लोकसभा चुनाव होने हैं, तो 4 जून को हमारे पास परिणाम घोषित किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि 4 जून को जनता किसे सराखों पर बिठाती है और प्रधानमंत्री की गद्दी किसे सौंपती है। कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ में आकाश सरोज, समाचार प्लस, रांची।